हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग केमिस्ट्री के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको समीकरण तक बताया था। 10th क्लास के सिलेबस में आगे की चीज़ को समझने के लिए, रासायनिक समीकरण को आगे समझने के लिए थोड़ा सा फार्मूला को आपको समझना होगा। यदि आपको रासायनिक फार्मूला नहीं आता है तो आगे की चीज में बहुत परेशानी होगा आपको। तो आइए हम लोग आज जो है रासायनिक फार्मूला को सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर रासायनिक फार्मूला कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। आइए हम लोग काम करते हैं। ध्यान से बोर्ड पर सबसे पहले आप देखिएगा, मैंने कुछ चार्ट बनाया, कुछ सारणी बनाया है। इस सारणी मैंने आप ही के लिए बनाया है। और क्या है इस सारणी में, कुछ धन मूलक को लिखा है और कुछ ऋण मूलक को लिखा है और कुछ हमने जो है रासायनिक पदार्थ का नाम लिखा है। तो सबसे पहले जो है आप इसको वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर इस जो है इसको आराम से उतार लीजिएगा और स्क्रीन शूट कर कर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि धन मूलक क्या होते हैं, ऋण मूलक क्या होते हैं और कुछ जो है वहां पर रासायनिक पदार्थ का नाम लिखा गया है। तो सबसे पहले आप जो इसको स्क्रीन शूट कर लीजिए। चलिए, आप स्क्रीन शूट कर लिए होंगे। आइए हम इसको आपको बताते हैं। कुछ आपको देखने में ही परेशानी होगा, मैं एक बार सबको पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहला देखिए, धन मूलक। धन मूलक कहने का मतलब प्लस की माइनस, ताकि प्लस होता है, जानते हैं कि प्लस होता है। तो धन मूलक में जो भी रहेगा बाबू वो सब प्लस वाला रहेगा और ऋण मूलक में जो भी रहेगा वो सब माइनस वाला रहेगा। आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले सबसे पहला धन मूलक में सबसे पहला का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन माने H+, सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1, अमोनियम NH4+1, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, +2 माने 2 को प्लस, जिंक Zn+2, जिंक का संकेत है, आप 1 से लेकर 50 तक संकेत को कम से कम याद कर लीजिएगा। बैरियम Ba+2, मैग्नीज Mn+2, क्रोमियम Cr+3, कॉपर Cu+1 और Cu+2। मतलब कि कॉपर जो है वह दो तरह के वैलेंसी शो करता है, कभी वह +1 भी दिखाता है तो कभी वह +2 भी दिखाता है। फेरम माने आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं, उसका फेरम जो है उसका लैटिन नाम है। यह 2 दिखाता है तो 3 दिखाता है, कभी Fe+2 होता है तो कभी Fe+3 होता है। मतलब कि यह 2 प्रकार के जो है अपना मूलक को शो करता है, +2 वाला भी और +3 वाला भी। मरकरी Hg+1 और Hg+2, स्टैनम Hg+2 और है क्या Sn+2 और Sn+4। मतलब कि टीन जो है 2 दिखाता है और 4 दिखाता है। प्लम्बम मतलब Pb, जिसे हम लोग शीशा कहते हैं, वह Pb+2 और Pb+4। ईथ है आपका धन मूलक। आप इसे कॉपी में आराम से उतार लीजिएगा। इसके बारे में तुरंत हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ऋण मूलक को जो दिखा देते हैं, मैं इसलिए पढ़ा ताकि आपको लिखने में या देखने में किसी प्रकार का परेशानी हो तो आराम से जो है मेरी आवाज को सुनकर भी आप सही लिख सकते हैं। आइए थोड़ा सा ऋण मूलक को पढ़ते हैं। ऋण माने क्या होता है, प्लस की माइनस, ताकि माइनस मतलब कि ऋण मूलक में जितने भी रहेंगे उस सब के माथवा पर माइनस रहेगा और धन मूलक में जो भी रहेगा उस सब के माथवा पर प्लस रहेगा। प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, मैं तुरंत आपके बीच में चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। हाइड्राइड H-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, फ्लोराइड F-1, आयोडाइड I-1। ये I इसका संकेत है आयोडीन का। हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्राइड N-1, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट NO2-1, कार्बोनेट CO3+2 की -2, बाइकार्बोनेट H जो है CO3-1, सल्फेट SO4-2, बाइसल्फेट HSO4,
कितना -1। बाई सल्फेट को हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानेंगे, अब बाई कार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। सल्फाइड SO3 -2, बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3 -1, सल्फाइड S -2, बाई सल्फाइड HS -1, पर मैग्नेट MnO4 -1, साइनाइड, साइनाइड है बाबू, साइनाइड क्या है आपका, साइनाइड Cn -1। उसके बाद थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट H2O3 -2, ऑक्साइड है, ये आपका हो गया O -2, पर ऑक्साइड है O2 है -2, उसका है वैलेंसी। क्रोमेट CrO4 है -2, डाइक्रोमेट Cr2O7 -2, सिलिकेट SiO3 -2, फॉस्फेट PO4 -3, फॉस्फाइट PO3 -3, फॉस्फाइड P -3, परक्लोरेट ClO4 -1, क्लोरेट ClO3 -1, क्लोराइड Cl2 -1, हाइपोक्लोराइड ClO -1, साइनेट CnO -1, जिंकेट ZnO2 -2, एल्यूमिनेट AlO2 -1, उसके बाद है फॉर्मेट HCOO -1, एसीटेट CH3COO -1। ये दोनों में थोड़ा सा स्टार लगा दीजिएगा। क्यों स्टार लगा दीजिएगा? ये जो आपका ऋण मूलक है यह कार्बनिक ऋण मूलक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा नियम कानून बदल जाता है। ये था आपको धन मूलक और ऋण मूलक, आपको लिख लीजिएगा। मैंने जो भी बका वो आपको सिर्फ लिखने के ख्याल से बका है। अब क्या है इसको थोड़ा सा रिमेम्बर कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि धन मूलक क्या है, उसका संकेत क्या है, उस पर कितने आवेश होते हैं, मतलब कि कितना प्लस होता है, +1 होता है कि +2 होता है कि +3 होता है, -1 होता है कि -2 होता है कि -3 होता है। ये सब चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तो आगे किस प्रकार से रासायनिक फॉर्मूला का निर्माण होता है आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिर मैं आपको समझाने की गारंटी दूंगा यदि ये सब आपको दिमाग में है तब। आइए थोड़ा सा अब हम लोग काम करते हैं। कुछ यहाँ पर रासायनिक पदार्थ का नाम हमने लिखा है। चूना पत्थर CaCO3, इसे हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, इसे हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, इसे हम खड़िया के नाम से भी जानते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कली चूना CaO, ग्लूकोज C6H12O6, चीनी C12H22O11। मैंने इसका एक ट्रिक आपको बताया था, काहो 12-22-11, याद होगा आप लोगों को, काहो 12-22-11, काहो 12-22-11 मतलब कि C12H22O11। जिप्सम CaSO4 × 2H2O, सोडा KNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है HCl। ये था बाबू आपको कुछ बेसिक चीज आप दिमाग में रखिएगा। इतना चीज थोड़ा सा याद कर जाइएगा। जब तक इतना चीज आपको याद नहीं रहेगा आगे कितना भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा बहुत आपको परेशानी होगा। ये चलते मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि धन मूलक को उसका नाम और उसके संकेत के साथ में दिमाग में रखिएगा। ऋण मूलक को उसका नाम और उसके संकेत और साथ ही साथ उस पर कितने आवेश होते हैं उसको भी दिमाग में रखिएगा। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा कुछ यहाँ पर पदार्थ का नाम है, इसको भी आप जैसे ही रासायनिक समीकरण लिखिएगा वहां पर पदार्थ का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मूलक किसे कहते हैं और मूलक कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलक 2 प्रकार के होते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक। आइए हम लोग डिटेल से बात करते हैं अब मूलक के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप इसे आराम से समझे होंगे। इसको थोड़ा सा कॉपी में उतार कर हल्का मेमोराइज कर लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा इसके साथ में तो आपको याद हो जाएगा। तो आगे किसी भी प्रकार के फॉर्मूला को पढ़ने में और लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे भरोसा है कि आप आराम से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरी बात को मानिएगा
तो आसानी से आप सीख जाइएगा। मेरी बात को नहीं मानिएगा तो परेशानी होगा आपको। चलिए आइए बोर्ड पे सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग। आ जाइए बाबू, आइए हम लोग काम करने जा रहे हैं अब मूलक के बारे में कि मूलक क्या है। अंग्रेजी में कहा जाता है रेडिकल, इसे हम लोग रेडिकल कहते हैं। मूलक दो प्रकार का होता है, एक का नाम है बाबू धन मूलक, इसे हम लोग भाषमीय मूलक या क्षारीय मूलक के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है पॉजिटिव रेडिकल, या इसे हम बेसिक रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है बाबू ऋण मूलक, ध्यान दीजिए बोर्ड पर सब लोग। ऋण मूलक, इसे हम लोग जो है अम्लीय मूलक के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है इसे नेगेटिव रेडिकल, या इसे हम एसिड रेडिकल भी कहते हैं। आइए हम लोग अब समझते हैं कि रेडिकल क्या है। बोर्ड पे आइए, टॉपिक का नाम है बाबू मूलक। क्या नाम है? मूलक। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल दो प्रकार के होते हैं, मूलक दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है धन मूलक, और धन मूलक को हम लोग भाषमीय मूलक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा का नाम है ऋण मूलक, और ऋण मूलक को हम लोग अम्लीय मूलक के नाम से भी जानते हैं। धन मूलक को पॉजिटिव रेडिकल या उसे हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं, और ऋण मूलक को नेगेटिव रेडिकल या उसे हम लोग एसिड रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले समस्या है कि मूलक किसे कहते हैं, मूलक है क्या, मूलक का परिभाषा क्या होता है। आइए ध्यान से समझिएगा। कहता है कि मूलक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु कहने का मतलब ऐसे ये आपका है, ये आपका नेगेटिव मूलक है। अच्छा अब बताइए, ये आपका जो है पॉजिटिव मूलक है, तो यह परमाणु है। परमाणु की पहचान है कि वह अकेला रहता है, और अणु की पहचान है कि वह जो है समूह में रहता है। तो यह परमाणु है, और यह परमाणु है कि परमाणुओं का समूह है। समूह कहने का मतलब एक से ज्यादा, इसमें एक से ज्यादा परमाणु है। एक नाइट्रोजन है, चार वो क्या है? हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि यह जो आपका रेडिकल है, इसमें आपका 5 गो परमाणु है, तो इसे हम बोलेंगे कि यह परमाणुओं का समूह है। लेकिन यह क्या है? यह मेरा परमाणु है, तो यह भी रेडिकल है और यह भी रेडिकल है। अब बताइए CO3, यह भी आपका रेडिकल है, तो यह परमाणु है कि परमाणु का समूह है? तो आपका जवाब होगा कि सर यह परमाणु का क्या है? समूह है। आपसे पूछा जाएगा कि अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो बैरियम लौक रहा है, यह भी आपका क्या है? यह भी आपका रेडिकल है, यह भी आपका मूलक है। तो मूलक है तो कैसा मूलक है? धन मूलक है। कैसे? क्योंकि प्लस है, अब प्लस वाला को हम लोग धन मूलक कहते हैं, अब माइनस वाला को हम लोग ऋण मूलक कहते हैं। दोनों मूलक है। अब बताइए, यह परमाणु के रूप में है कि परमाणु के समूह के रूप में? तो यह परमाणु के रूप में है। बैरियम एक प्रकार का परमाणु है, लेकिन यह परमाणु के समूह के रूप में है। इसमें कार्बन भी है, 3 को क्या है? ऑक्सीजन है। अब शायद समझ रहे हैं कि आपका जो रेडिकल है वह परमाणु के रूप में भी रह सकता है और परमाणु के समूह के रूप में भी रह सकता है। मतलब कि अकेला भी रह सकता है और समूह में भी रह सकता है। तो रेडिकल जो होते हैं वह कहता है कि परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं जो पूरे रासायनिक अभिक्रिया में, मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जो पूरे रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि यदि इसका नाम है क्या? अमोनियम, इसका नाम अमोनियम है, इसका नाम कार्बोनेट है, तो कन्हू रिएक्शन करा देगा, ये कन्हू रहेगा। अमोनियम चाहे तो सल्फेट रहे, चाहे अमोनियम नाइट्रेट रहे, चाहे अमोनियम फॉस्फेट रहे, यदि अमोनियम है तो इसके संकेत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। NH4 है तो NH4 ही रहेगा। यदि कार्बोनेट है, ये मूलक है, कार्बोनेट है, तो केमिकल रिएक्शन में कार्बोनेट के रूप में ही रहेगा। चाहे सोडियम कार्बोनेट रहे, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट रहे, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट रहे, चाहे बैरियम कार्बोनेट रहे,
कोई भी कार्बोनेट होगा तो CO3 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा बात ना है कि रिएक्शन होने के बाद में सोडियम के साथ में रहेगा तो CO3 हो जाएगा और कैल्शियम के साथ में जाएगा तो CO2 हो जाएगा, कभी नहीं। अर्थात जो मूलक होते हैं वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। इसी के टर्म में हम लोग जो है मूलक को डिफाइन करते हैं। आप शायद समझ गए होंगे। आइए हम लोग मूलक लिख के डैश देते हैं। आप हेडिंग बनाइएगा। सबसे पहले इसको आप उतार दीजिए मूलक। इसको आप जो है इस डायग्राम को पहले उतारिए। इस डायग्राम को पहले आप उतार दीजिए। मूलक है 2 पार्ट में, जैसे हमने बनाया उसे आप उतार दीजिए। उसके बाद हम मूलक को डिफाइन करने जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप उतार दीजिएगा। आइए नीचे जो है इसको उतारने के बाद में नीचे आप डैश देके लिखिएगा। नीचे डैश देके लिखिएगा परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह, परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह, परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जो पूरे रासायनिक अभिक्रिया में, परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जो पूरे रासायनिक अभिक्रिया में, जो पूरे रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, जो पूरे रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उसे मूलक कहा जाता है। अपरिवर्तित रहता है उसे मूलक कहा जाता है। उसे मूलक कहा जाता है। उसे मूलक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे मूलक कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा। नीचे लिखिएगा डैश देकर। मूलक 2 प्रकार के होते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन मूलक। नंबर 1 धन मूलक और नंबर 2 ऋण मूलक। नंबर 1 लिखिएगा धन मूलक, नंबर 2 लिखिएगा ऋण मूलक। नंबर 1 में धन मूलक, नंबर 2 में ऋण मूलक। अब आप नंबर 1 धन मूलक लिख के रह दीजिएगा। नंबर 1 में धन मूलक लिख के डैश दीजिएगा। सुन लीजिए पहले बाबू, धन मूलक का ऋण मूलक, जिस मूलक पर धन आवेश होगा, मतलब कि माथवा पर प्लस होगा, जिस मूलक पर धन आवेश होगा, आप पहचानते हैं यह धन और यह क्या ऋण। यदि किसी भी परमाणु या परमाणुओं का समूह है, उसके माथा पर यदि प्लस है, उस पर यदि आवेश हमारा प्लस है, इसको हम आवेश कहते हैं। और यदि आवेश यदि माइनस में है तब बोलेंगे कि ऋण मूलक है। अब आवेश यदि प्लस में है तो कहेंगे क्या है? धन मूलक है। लिखिएगा धन मूलक लिखेंगे। वैसा मूलक, वैसा मूलक, वैसा मूलक जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर धनावेश होता है, वैसा मूलक जिस पर धनावेश होता है, धनावेश होता है। ये धनावेश और ऋणावेश के बारे में हम आपको फिजिक्स में डिटेल से बताएंगे। धनावेश होता है उसे धन मूलक कहा जाता है। उसे धन मूलक कहा जाता है। उसे धन मूलक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? धन मूलक कहा जाता है। और धन मूलक का जैसे पूछा जाएगा तो बड़ी मानी आपको शुरू में ही हमने चार्ट दिया था, वो सब चार्ट जो था जिस पर प्लस था आवेश, उस सबको हम लोग धन मूलक कहेंगे। अब दूसरा लिखिएगा ऋण मूलक। दूसरा लिखिएगा ऋण मूलक लिख के डैश। ऋण मूलक लिख के डैश दीजिएगा बाबू। लिखिएगा वैसा मूलक, वैसा मूलक, वैसा मूलक, वैसा मूलक जिस पर ऋण आवेश रहता है। ऋण माने क्या? प्लस की माइनस, तक की माइनस। जिस पर ऋण आवेश रहता है,
जिस पर ऋण आवेश रहता है, जिस पर ऋण आवेश रहता है उसे ऋण मूलक कहा जाता है, उसे ऋण मूलक कहा जाता है, उसे ऋण मूलक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे ऋण मूलक कहा जाता है। अब आप आराम से समझ गए होंगे कि क्या है धन मूलक, क्या है ऋण मूलक। देखिए थोड़ा सा मैं आपको हल्का बता रहा हूँ, चलिए हल्का ध्यान दीजिएगा, आपको पहचानने सबको आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कोई भी मूलक होगा उस पर आवेश जरूर होगा, यदि आवेश नहीं होगा तो वह मूलक नहीं है। ध्यान से बोर्ड पर सब कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मैं आपसे पूछूंगा, एक बात पूछूंगा, शायद आपको मूलक पहचानने आया है कि नहीं आया है। क्या आप जो है धन मूलक को, ऋण मूलक को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? ध्यान से बोर्ड पर देखते जाइएगा, हम आपसे तुरंत पूछने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सब लोग। चलिए अभी अभी आपको हम मूलक पढ़ाए हैं, ये बताइए ये धन है कि ऋण है? ये आपका धन है कि ऋण है? मतलब कि प्लस वाला है कि माइनस वाला है? प्लस वाला है। अब प्लस वाला को कौची कहते हैं? प्लस वाला को हम लोग धन मूलक कहते हैं। अब माइनस वाला को हम लोग क्या कहते हैं? माइनस वाला को हम लोग ऋण मूलक कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। ऐसा आपके पास में बड़ी मानी है और ऐसा भी आपके पास में बड़ी मानी है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आखिर यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है और माइनस का मतलब क्या, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर Na प्लस का मतलब है, क्या मीनिंग है Na प्लस का, मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। Na प्लस का मतलब है कि सोडियम परमाणु है। सोडियम क्या है बाबू? सोडियम परमाणु है। अब +1 कहने का मतलब कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। मतलब Na प्लस का मतलब कोई आपसे पूछेगा कि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, इसका मतलब यही हुआ कि सोडियम परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। और Mg+2 का मतलब अब तो आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है कि दो का, यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं Mg+2 भी लिखते हैं, या इसे हम लोग Mg2+ भी या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं। यह सब का मतलब होता है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग कर दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कि अमोनिया भी है। इसका मतलब कि जैसे ही नाइट्रोजन का इस 4 गो हाइड्रोजन के साथ में बंधन बना, उस बंधन में एक इलेक्ट्रॉन बच गया होगा, जिसको वह प्लस मतलब कि त्याग कर दिया है, अर्थात तो उसको लूज कर दिया है। यह बॉन्डिंग कंप्लीट होने में नाइट्रोजन 4 गो हाइड्रोजन के साथ में जब बंधेगा तब उसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जो प्लस करके उसको बाहर दिखा रहा है कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है एल्युमिनियम का मतलब आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर 3 गो है बाबू, तो 3 गो कहने का मतलब 3 गो प्लस, इसका मतलब कि त्याग किया है कि ग्रहण किया है, तब प्लस का मतलब कि त्याग किया है। मतलब कि एल्युमिनियम परमाणु जो है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था आपको धन मूलक का मतलब, धनावेश का मतलब। धनावेश का निर्माण तब होगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। यदि कोई अणु के रूप में है, परमाणुओं के समूह के रूप में है, तब वहां पर बॉन्डिंग बनते समय एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर बच जाता है, जिसको वह जो है आवेश के रूप में दिखाता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आइए, अब यहाँ भी आप लोग समझ रहे हैं CO3-2 है। इसका मतलब कि यहाँ पर कार्बोनेट का जब बंधन बना होगा, उस बंधन बनते समय यह 2 इलेक्ट्रॉन उसको घटा होगा, तो वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। माइनस का मतलब होता है ग्रहण करना, इसका मतलब कि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यह भी 2 गो किया है, यह जो 1 गो किया है, यह जो है 1 गो किया है। अब मान लिया जाए इसमें थोड़ा सा हम क्लोरीन को डाल देते हैं, इसका मतलब कि क्लोरीन परमाणु जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है कि ग्रहण किया है? ग्रहण किया है। इस शायद आप लोग मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। ये था आपको माने आवेश का मतलब, प्लस आवेश का मतलब क्या होता है और माइनस आवेश का मतलब क्या होता है। अब एक चीज मैं आपको बता, इसको थोड़ा सा उतार दीजिएगा आप तो, इसको जो है अब चाहिएगा थोड़ा सा नीचे उतार लीजिएगा।
थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उतार दिए होंगे आप लोग। आइए वीडियो को पॉज करके उतार दीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नोट में मैं चीजों को बताने जा रहा हूं। कहता है कि कोई भी मूलक जितना उस पर आवेश रहता है उसे उसकी संयोजकता कहा जाता है। नया टर्म आ गया भाई, एक नया टर्म आ गया, संयोजकता। क्या आ गया? संयोजकता, जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। किसी भी मूलक के ऊपर में जितना आवेश होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि धन मूलक है कि ऋण मूलक है, कोई भी मूलक रहे, या तो धन मूलक रहे या तो ऋण मूलक रहे, उस पर जितना आवेश होगा उसे उसकी संयोजकता कहा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि सोडियम की संयोजकता कितना है, क्योंकि Na+ है, इसका मतलब कि इसकी संयोजकता 1 होगा। इसका पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम +2 की संयोजकता कितना है, इसका संयोजकता 2 होगा। क्या है? उस पर जितना आवेश होगा उसी आवेश को हम लोग कहते हैं संयोजकता, तो आवेश 2 है। इसकी पूछा जाएगा कि अमोनियम की संयोजकता कितना होगा, तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस पर 1 आवेश है। इसकी पूछा जाएगा कि इसकी संयोजकता कितना है, इसकी संयोजकता का मान 3 होगा। काहे 3 होगा? क्योंकि इस पर 3 आवेश है। क्लियर है बाबू? आगे आइए। अब इसको पूछा जाए इसकी संयोजकता कितना होगा, कि एगो आवेश है बाबू, 2 कुछ रहे, या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे, आवेश जितना रहेगा उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। आवेश 2 है, इसका मतलब कि इस पर 2 संयोजकता होगा, इसका भी संयोजकता 2 होगा, इसकी संयोजकता 1 होगी और इसकी संयोजकता 1 होगी। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी मूलक की संयोजकता का मतलब क्या होता है। किसी भी मूलक के ऊपर में जितना आवेश रहता है उसी आवेश को हम लोग जो है उसकी संयोजकता कहते हैं। नोट में थोड़ा सा लिखिएगा, नोट लिखकर और नीचे ऐसा डैश देकर लिखिएगा। नोट लिखकर नीचे डैश देकर लिखिएगा। किसी भी मूलक के ऊपर 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 जितना आवेश रहता है, किसी भी मूलक के ऊपर जितना आवेश रहता है, जितना आवेश रहता है उसे उसकी संयोजकता कहा जाता है। 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 जैसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जैसे CO3 SO4 एल्युमिनियम है, ये आपका बेरियम है, ये आपका अमोनियम है, ये आपका हाइड्रोक्साइड है। ये आपका क्या है बाबू? ये आपका मूलक है, चाहे कैसनो मूलक रहे, ये उसका क्या है? कि उसकी संयोजकता है। चाहे धन मूलक हो चाहे ऋण मूलक हो, इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, से बता सकते हैं। इस पर 2 आवेश है, 2 होगा, इस पर भी 2 होगा, इस पर 3 होगा, इस पर 2 होगा, इस पर 1 होगा और इस पर 1 होगा। ये मतलब जो है मूलक की संयोजकता हो गया। इसमें भी थोड़ा सा आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, जल्दी उतारिए। ठीक है, और आपके पास में मैंने जितने भी धन मूलक दिखाया है उस सभी धन मूलक पर कुछ न कुछ आवेश होगा। तो आपको याद कर लेना है कि वह धन मूलक का नाम क्या है, उसका संकेत क्या है और उस पर आवेश कितना होगा। हमने ऋण मूलक लिखाया है, उस ऋण मूलक का संकेत दिमाग में रखिएगा और उस पर कितना आवेश होते हैं वह दिमाग में रखिएगा। यदि उस पर आवेश आपको याद है तब उसकी संयोजकता भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये था आपको मूलक के बारे में जानकारी, आप समझ गए। और इसी मूलक की सहायता से
हम लोग रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं। कैसे रासायनिक सूत्र बनेगा यह मूलक ही फैसला करेगा। मतलब कि मूलक यदि आप कमांड कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप जो है फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फार्मूला के बारे में कि फार्मूला का निर्माण आखिर मूलक की सहायता से कैसे होता है। तब तक हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है जरूर याद करके आइएगा। अगला वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आपको दिमाग में होगा कि धन मूलक क्या है, उसकी संकेत क्या है, उस पर आवेश कितना है, उसकी संयोजकता कितना होता है, ऋण मूलक क्या है, उसका संकेत क्या है, उस पर आवेश कितना होता है और उसकी संयोजकता कितना होता है। मैं आपसे भरोसा करता हूं कि आप जरूर से जरूर जो है उसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर आपसे बोल दे रहा हूं, यदि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको बोर्ड देना है अगला साल, तो आप मेरे सामने जो है कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा। यदि आप पढ़े हुए हैं, आप रिवीजन की ख्याल से बैठते हैं, तब आपको कॉपी की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से वीडियो को ऐसे ही देख सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।